नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच द्वारा आयोजित वेबिनार के इस 912वें दैनिक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमें आज बहुत ही हर्ष और गर्व है कि हमारे बीच एक जानी-मानी चिकित्सक और प्रेरणादायक दायक व्यक्तित्व उपस्थित हैं, डॉक्टर नेहा कक्कड़। डॉक्टर नेहा कक्कड़ आईएफपीएच में कोई नई नहीं है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैम ने बहुत सारे आईएफपीएच के सेशंस को मॉडरेट भी किया है और साथ-साथ इन्होंने कई वेबिनार्स और सेमिनार्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में विभिन्न विषयों पर शानदार प्रस्तुति दी है और होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देते आ रही हैं। डॉक्टर नेहा कक्कड़ ने बीएचएमएस तथा पीजीडीपी की उपाधि प्राप्त की हुई है। मैडम एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक कंसल्टेंट और साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हैं, जो कि मेरठ में स्थित होम्यो क्योर एंड केयर क्लिनिक्स के संस्थापक और संचालिका हैं। मैम न एक के कुशल चिकित्सक हैं, बल्कि ये बहुत सारी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उन्होंने अपने होम्योपैथी से संबंधित लेख भी प्रकाशित कर चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख होम्योपैथी 360, होम्योपैथिक हेरिटेज और हैनिमेनियन होम्योपैथिक संदेश जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में मैडम ने अपने बहुत सारे लेख प्रकाशित किए हैं। ये सोशल मीडिया पे भी अत्यंत सक्रिय हैं। इनका फेसबुक पेज लोगों को निरंतर जागरूक और प्रेरित करता रहता है। मैम मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और होम्योपैथिक वर्ल्ड कम्युनिटी की भी एक सक्रिय सदस्य हैं। तो हम मैडम आपसे अब आग्रह करती हूँ मैं कि अपने ज्ञान और अनुभव से हमें लाभान्वित करें और अपना सेशन शुरू करें। मैम। हेलो। सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। ओके। हाँ जी, जी। डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं ओके। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर श्रुति जी का इतनी इस इंट्रोडक्शन के लिए। आईएफपीएच से जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और बहुत बढ़िया जर्नी रही है। फिलहाल हमने 5 साल भी कंप्लीट किए इस सेशंस को चलाने के लिए, और आशा करती हूँ आगे भी इसी तरह ये सेशन चलते रहेंगे और मैं इससे जुड़ी रहूंगी। तो मेरा जो आज का सेशन है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी मैम। हाँ जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके ओके। मैम स्लाइड शो नहीं है? हाँ जी, ओके ओके। स्लाइड्स बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है केस ऑफ एक्जिमा विद ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। यानी कि एक्जिमा का केस था जिसमें स्किन का पूरा ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया था, और वो केस जो था नाट्रम म्यूरेटिकम, क्योर्ड विद नाट्रम म्यूरेटिकम। ये मेरा केस होम्योपैथी 360 की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वहाँ पे ये केस पब्लिश हुआ था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक, और वहाँ पे भी आपको इसका ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। मैं एंड में, सेशन के एंड में इसका ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूंगी। जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये केस आज मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्जिमा एग्जैक्टली क्या है। एक्जिमा वैसे हम लोग सब जानते हैं एज अ होम्योपैथ, एज अ डॉक्टर, की बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है। जिसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो होते हैं उसमें मेन अत्यधिक खुजली होती है, रैशेस होते हैं, रेडिश रैशेस आ जाते हैं, ड्राई स्केली स्किन और ड्राई पैचेस होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है कि खुजली और ड्राइनेस। ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। आप जब एक्जिमा का पेशेंट देखते हैं तो आपको लुक से ही पता चल जाता है। एक डर्टी लुक होती है उसकी, एक्जिमा के पैचेस की, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस सी दिखेगी, और इची उसका एक मेन सिम्टम होता है।
मोस्टली ये क्रॉनिक होते हैं, एक्यूट नहीं होते, क्रॉनिक नेचर में होते हैं, मतलब ये चलता रहता है, चलता रहता है। उसके एक्यूट फेजेस आते हैं बीच-बीच में, लेकिन मोस्टली ये क्रॉनिकली पाया जाता है। एक बार शुरू हो गया, तो ये काफ़ी सालों तक पेशेंट को तंग करता है। और इसके जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स, हिस्टामिन्स, स्टेरॉइड्स और कुछ-कुछ केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि ये इसको इस डिजीज़ को हम इम्यून सिस्टम से भी जोड़ते हैं। जब भी किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तब भी ये एक्जिमा हमारे को ग्रसित कर सकता है। तो और मॉइस्चराइज़र्स यूज़ होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना वहाँ पे ड्राई पैचेज़ होते हैं, ड्राइनेस होती है इन पैचेज़ में। तो मॉइस्चराइज़ेशन का यूज़, एक्सटर्नल यूज़ बहुत प्रिस्क्राइब किया जाता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी में भी हम एक्सटर्नल ऑइंटमेंट्स यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली फॉर पैलिएशन। लेकिन क्योर तो ऑब्वियसली तभी होता है जब करेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी बेस्ड ऑन द मेंटल्स या फिजिकल जर्नल्स या टोटलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पे हम देते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैनेमन ने हमें बताया है। तो जो हम ये देखते हैं, यहाँ हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक्जिमा में इस तरह की कुछ लुक होती है, आगे भी हम पिक्चर्स में देखेंगे। ड्राई पैचेस होते हैं, रैशेस होते हैं, एक इसका वेट फॉर्म भी होता है, हम आगे देखेंगे, लेकिन मोस्टली ड्राई पैचेस होते हैं और उसमें खुजली अत्यधिक होती है। आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एक्जिमा। जैसे कि मैंने बताया, दो तरह के एक्जिमा हो सकते हैं बेस्ड ऑन द क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्किन सिम्टम्स। एक्जिमा जो है दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा होता है जो सूखापन लिए हुए होता है, और वेट एक्जिमा होता है जिसमें हमें वेट इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ऐसे इरप्शंस जिसमें से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज कैसा भी हो सकता है, जैसे कि पानी निकलना, ब्लड निकलना या पस ऊस आउट करना। तो ब्रॉडली हम एक्जिमा को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ड्राई फॉर्म ऑफ एक्जिमा है, ड्राई मतलब जिसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ड्राई होगी, उसमें कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो उसमें इस तरह के ड्राई एक्जिमा के ये कुछ टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस होती है, जिसमें ड्राई, इची और रेड स्किन होती है। और इसकी खास बात ये होती है, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ एलर्जी पेशेंट को एसोसिएटेड होती है, क्योंकि एक्जिमा भी एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन से शुरू होता है। तो इसके साथ साथ पेशेंट को कुछ ना कुछ एलर्जी, जैसे कि कोल्ड रहना, क्रॉनिक कोल्ड रहना या छींकें आना, या किसी किसी खाने की स्टफ से एलर्जी, जैसे कि किसी को होती है कि मूंगफलियां अगर खा ली तो उनको एकदम से इरप्शंस निकल जाते हैं या एलर्जी हो जाती है। या फिर किसी और फूड स्टफ से, एग्स से, या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट से, या कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। या फिर कुछ केमिकल्स हैं या परफ्यूम्स हैं, इवन खाने की कुछ गंदे हैं उससे भी एलर्जी होती है। तो ये कुछ एसोसिएटेड एलर्जी होती हैं, जो ये एक्जिमा के सिम्पटम्स के साथ हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। ये होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। इस टाइप में हमें साथ में एलर्जी, यानी कि कुछ इम्यून सिस्टम का कुछ लो लेवल मिलेगा, जिसकी वजह से उसको पेशेंट को एलर्जी होगी या किसी एलर्जन से उसको दिक्कत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो होता है, वो मोस्टली आपको स्किन, ये जो स्कैल्प की स्किन है, हमारे हेड की जो स्किन है जिसे हम स्कैल्प कहते हैं, उस पे हमें मिलेगा। वहां पे भी बहुत ज्यादा ड्राई, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ड्राई और इची स्किन होती है, और फ्लेकी डैंड्रफ, ऐसे झड़ता है डैंड्रफ, एसोसिएटेड विद डर्मेटाइटिस पैचेस ऑन अदर एरियाज ऑफ स्किन। मतलब स्कैल्प पे तो हो गई, सर पे तो हो गई, साथ में बॉडी के अदर पार्ट्स ऑफ स्किन पे भी ये आपको ड्राई पैची स्केली इरप्शन वो लुक मिलेगी, जिसमें डैंड्रफ ऐसे पाउडर सा झड़ेगा। मेनली ये बालों में होता है, लेकिन साथ साथ स्किन के बाकी, यानी कि स्किन की बॉडी के बाकी हिस्सों में भी इसकी मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है न्यूमुलर डर्मेटाइटिस। न्यूमुलर नाम से जैसे हमें लग रहा है, इसमें कॉइन शेप्ड रैशेस होते हैं, ऐसे गोल गोल, जिसे हम एक तरीके से रिंग वॉर्म भी कह सकते हैं। लेकिन रिंग वॉर्म एग्जैक्टली ये नहीं होता है, इसकी शक्ल बिल्कुल रिंग वॉर्म जैसी होती है। रिंग वॉर्म का भी मैनिफेस्टेशन सेम ऐसा ही होता है,
लेकिन ये डर्मेटाइटिस होता है, इसमें खुजली बहुत होती है। रिंगवॉर्म का जो वो होता है, वो फंगल इन्फेक्शंस के जैसे उसके साथ होता है। तो ये एक बहुत ही जिसे हम कहेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है कई बार कि रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है या न्यूमुलर डर्मेटाइटिस है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बिल्कुल रिंगवॉर्म जैसी होती है। इसमें आप देखेंगे पैचेस 3-4 एक साथ होते हैं। रिंगवॉर्म जनरली सिंगल आपको दिखेगा, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है। और रिंगवॉर्म इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत वो भी इस तरह से क्रॉनिक उसमें चलता है, बीच-बीच में एक्यूट फेसेस आते हैं। न्यूमुलर डर्मेटाइटिस मोस्टली एक्यूट उसमें आएगा और ये सबसाइड कर जाएगा आपको। और इसके साथ-साथ बाकी एक्जिमेटिस सिम्पटम्स होंगे जहाँ पे ड्राई और इची स्किन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेट एक्जिमा में। तो हमने देखा ड्राई एक्जिमा की 3 टाइप्स हमने देखी, एक तो एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक फिर था सेबोरिक डर्मेटाइटिस और उसके बाद हमने देखा न्यूमुलर डर्मेटाइटिस। तो 3 तरह के ड्राई ड्राई एक्जिमा देखे। उसके बाद हम देखते हैं वेट एक्जिमा। अब ये देखिए वेट एक्जिमा में यहाँ पे पस निकल रही है इस फोटो में। तो इट्स कैन बी वेट प्रेजेंटेशन ऑफ एक्जिमा व्हिच हैज़ पस और फ्लूइड, या तो फ्लूइड होगा या कई बार ब्लड होता है या फिर पस होती है और उसके साथ-साथ इची और इन्फ्लेम्ड स्किन, यानी कि आस-पास की स्किन में बहुत खुजली और अजीब-सी इस तरह की डर्टी लुक आपको वेट एक्जिमा में देखने को मिलेगी। तो ये मेन टाइप्स हैं कुछ एक्जिमा के। तो वेट एक्जिमा का कोई फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता, कुछ फर्दर टाइप्स नहीं होते कि मोस्टली जनरल इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसमें पस के अलावा पानी निकल सकता है या फिर रेडिश इरप्शंस निकल सकते हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं ईटियोलॉजी ऑफ एक्जिमा पे। ईटियोलॉजी मीन्स उसका कॉज क्या रहता है, क्या-क्या फैक्टर्स रहते हैं जो एक्जिमा को किसी पेशेंट में आने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जेनेटिक फैक्टर्स में। तो जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ स्किन बैरियर जीन्स होते हैं, एक डिफेक्टिव स्किन बैरियर होता है, मतलब जो हमारी नॉर्मल स्किन है, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है एक्सटर्नल एजेंट से। लेकिन कुछ केसेस ऑफ एक्जिमा में दिया देखा गया है कि जो स्किन बैरियर होता है वो इट्स नॉट वो डिफेक्टिव होता है, मतलब वो इतना अच्छा नहीं होता, वो इतना प्रोटेक्टिव नहीं होता है, उसमें कुछ कमी रह जाती है और वो रीजन जो होता है वो होता है कि उसके अंदर की जो जीन्स है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूटेशन इन जीन्स लाइक फ्लेगैरिन, एक तरह की नाम है ये जीन का फ्लेगैरिन, reduces the amount of protein called फ्लेगैरिन which is crucial for maintaining the skin protective। जो एक मॉइस्चराइजेशन होती है नॉर्मल स्किन में, एक प्रोटेक्टिव मॉइस्चराइजिंग लेयर होती है या सिक्रीटिव लेयर होती है, वो इसमें मिसिंग होती है क्योंकि ये जीन डिफेक्टिव होती है। तो इसकी वजह से ये डिफेक्टिव स्किन बैरियर आता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर में हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री, फैमिलीज में रन करता है एक्जिमा। अगर किसी को एक्जिमा कोई पेशेंट आता है तो आप देखेंगे उसके बाप पापा को या मम्मी को या मासी बुआ या किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली में उसको कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम या एक्जिमा होगी या ये फीवर, अस्थमा, कोई ना कोई एलर्जी की हिस्ट्री भी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि स्किन मैनिफेस्टेशन हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी और स्किन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपस में ऑल्टरनेट करती हैं। ये एक बहुत वेल नोन फैक्ट है, होम्योपैथी में हम इस चीज को मानते हैं कि अगर हम एक्जिमा को दबा दें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है, और या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को हम दबा दें तो एक्जिमा एक्सेजरेट हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का वो है कि फ्रॉम द कोर टू द सरफेस। तो ये हमें कंपोनेंट देखने को मिल सकता है कि फैमिली हिस्ट्री में कुछ ना कुछ एलर्जी या कुछ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रहती है एक्जिमा की। फिर आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो वीक होता है, तो उसकी वजह से एक एलर्जी कंडीशन रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे को एक्जिमा हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये मेन हमारे जेनेटिक फैक्टर्स थे। सबसे पहले है डिफेक्टिव स्किन बैरियर, फैमिली हिस्ट्री, और थर्ड है इम्यून सिस्टम का वीक होना, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी जीन्स में हम कैरी करते हैं। किसी की ससेप्टिबिलिटी अगर आप हम देखेंगे कि उसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी वीक होती है या फिर उसको किसी भी एलर्जी को पकड़ने की क्षमता कई बार बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है, और वही चीज हमें उसके फैमिली में भी देखने को मिलती है। तो ये एक तरह का जेनेटिक रन करता है इम्यून सिस्टम का भी, तो ये हम जेनेटिक फैक्टर्स में ही ले लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है कि एक्सटर्नल कोई एजेंट है जो इम्यून सिस्टम को इरिटेट कर रहा है और उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बढ़ रहा है, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो है डैंडर और पोलन।
यानी कि जो अगर आपके घर में पेट्स हैं या फिर कोई कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो भी एक तरीके का रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर कर देते हैं और एक्जिमा का शुरुआत वहाँ से हो जाती है। कुछ सोप एंड डिटर्जेंट्स बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं या कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो इरिटेट कर सकते हैं इम्यून सिस्टम को या फिर स्किन को भी। और फिर कुछ फैब्रिक्स होते हैं मटेरियल्स लाइक वूल एंड और कोई सिंथेटिक जो हमारे वो होते हैं उसकी वजह से भी हमें खुजली हो सकती है या एक्जिमा के सिम्पटम्स हमें आ सकते हैं। तो सिंथेटिक कपड़े और या फिर ज़्यादा गर्म कपड़े, ज़्यादा वूल भी इस चीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। क्लाइमेट और स्किन मॉइस्चर, ड्राई एयर यानी कि लो ह्यूमिडिटी कैन ड्राई आउट द स्किन, जिससे हम और ससेप्टेबल हो जाते हैं। कन्वर्सली हीट और हाई ह्यूमिडिटी कैन लेड टू स्वेटिंग व्हिच कैन वर्सन द कंडीशन। मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती है कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है तो मॉइस्चर कम हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगी एनवायरनमेंट में, तो उससे भी स्किन ड्राई हो जाएगी। लेकिन कई बार ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से पसीना क्योंकि ज़्यादा आता है, वो भी स्किन को इरिटेट कर सकता है और उसकी वजह से भी एक्जिमा आता है। जहाँ पे हम एक्जिमा देते हैं फोल्ड्स ऑफ द स्किन पे, जैसे कि जांघों के वहाँ, थाइस के वहाँ पे, या ये जो हमारा हाथ का फोल्ड होता है या फिर आर्मपिट्स होते हैं, इवन लेडीज में ब्रेस्ट के बीच का जो एरिया होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो वो जो स्वेटिंग होती है उसकी वजह से वो स्किन इरिटेट होती है, वहां पे कई बार रेडिश रैशेस से निकलते हैं और वो स्टार्टिंग ऐसी होती है और धीरे धीरे वो एक्जिमा बन जाता है। ये एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है और स्पेशली इंडिया में अगर हम देखेंगे ह्यूमिड वेदर में, जहाँ पे वेट वेदर या रेनी सीजन होता है, तो हमें एक्जिमा का केसेस में एग्रेवेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी की वजह से बार-बार वो जगह इरिटेट होती है। अ, एक फैक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है इमोशनल स्ट्रेस। जब भी कोई भी पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल इमोशनली स्ट्रेस्ड अप हो या किसी की वजह से भी और कोई स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस के अलावा और बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं या जनरल आदमी कोई परेशान ज़्यादा रहता है, तो उसका इफ़ेक्ट ऑब्वियसली साइकोसोमैटिक का असर आता है। जो थॉट प्रोसेस होता है वो हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है और हार्मोन्स जब इफ़ेक्ट होते हैं, तो इम्यून सिस्टम भी इफ़ेक्ट होता है और उसकी वजह से बीमारी आती है। ये एक इम्पोर्टेंट इटियोलॉजी है होम्योपैथिकली। ऑब्वियसली एलोपैथ्स इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन होम्योपैथी में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ये कुछ इटियोलॉजी थे और ये मेन उसमें है। वैसे एक्जिमा हमें और भी देखने को मिलता है जहाँ पे कोई रीज़न नहीं होता है एज़ सच। कई बार स्किन नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है या फिर कोई जेनेटिक हिस्ट्री भी नहीं होती है, कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती है, कोई ऐसा इरिटेट नहीं होता, तब भी लोगों को एक्जिमा हो जाता है। उसमें मतलब इसे हम कहेंगे कि जिसमें हमें नोन एटियोलॉजी नहीं मिलती है, वहाँ पे मोस्टली कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो उन केसेज़ में हमें जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तब उन केसेज़ में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसी हमें हिस्ट्री मिलती है या कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो उसकी चाइल्डहुड तक भी जा सकता है या उसकी मदर की प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में भी जा सकता है, जिसकी वज़ह से उसको कोई बीमारी हो, उसके बाद भी उसको एक्जिमा हो सकता है। बहुत वेरीड फ़ॉर्म होती है स्किन डिज़ीज़ की, क्योंकि सोरा वहाँ पे आ रहा है। स्किन का जो ओरिजिन है सोरा है, तो सोरा कहाँ से एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ, वो हमें देखना पड़ता है मियाज़मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वहाँ ये एटियोलॉजी हमें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एक्जिमा की जो मैनिफेस्टेशन होती है, जैसे कि हमने पहले देखा न्यूमुलर डायमेटिडाइटिस, अभी जैसे इस फोटो में हम देख सकते हैं ये बिल्कुल अर्टिकेरिया जैसा लग रहा है, पर वो एक्जिमा भी हो सकता है। तो वहाँ पे हमें उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें देखना पड़ता है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें कि ये एग्ज़ैक्टली क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे हमने बोला कन्फ्यूजन होती है अर्टिकेरिया से। तो अर्टिकेरिया एक एलर्जिक रिएक्शन है कॉज्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल एलर्जन व्हिच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय व्हील लाइक लेsions सिमिलर टू न्यूमुलर एक्जिमा। Allergen can be foods, chemical, plants, perfume, and certain medicines too. But urticaria can also be associated with swelling of affective area. अर्टिकेरिया में कई बार हमें आईज की स्वेलिंग, होठों की स्वेलिंग या जनरल सिस्टमिक स्वेलिंग देखने को मिलती है। कई बार फीवर भी आता है अर्टिकेरिया में। तो उस तरह से अगर हमें स्वेलिंग्स देखने को मिल रही है, तो हम फिर उस केस में अर्टिकेरिया और एक्जिमा को डिफरेंस। और वैसे भी एक्जिमा में जो है ना ड्राइनेस ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है, अर्टिकेरिया में रेडनेस ज़्यादा प्रोमिनेंस रहती है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है रेडनेस, जितना फ्लेयर्ड अप वो होगा तो वो अर्टिकेरिया की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करेगा और जितनी ड्राइनेस होगी उस लीजन में, कोई भी स्किन लीजन में, उतना वो डर्मेटाइटिस या एक्जिमा की तरफ
इंडिकेट करेगा। तो ये डिफरेंशिएशन फैक्टर रहता है टिकेरिया और एक्जिमा के बीच में। नेक्स्ट जो मैंने बताया, एटोपिक डर्मेटाइटिस, न्यूमुलर डर्मेटाइटिस या जिसे हम कहते हैं ये आपका रिंगवॉर्म, उसमें भी हो सकता है। तो dermatitis can both be allergic and non-allergic. These conditions have redness associated with dryness and excessive itchiness, can occur on folds और फ्लेक्चर्स ऑफ द स्किन। अब कुछ कुछ कंडीशन ओवरलैप करती हैं, पर अगर हम मेडिसिन वाइज होम्योपैथी में देखते हैं तो हम सिम्टम्स वाइज क्योंकि ट्रीट करते हैं, तो कई बार वही सेम मेडिसिन हमें सिमिलर कंडीशंस में ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि हम सिम्टम्स के बेसिस पे हम उसको दवा दे रहे होते हैं। तो कई बार डिफरेंशिएशन करना आसान नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है, एक जैसे से लेजन्स लगते हैं, पर उन केसेस को फिर हमें छोड़ के हमें मेडिसिनल पार्ट पे ज़्यादा जाना चाहिए, जहाँ हम ऑब्वियसली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर कई बार ओवरलैप होते हैं सिम्पटम्स इतने ज़्यादा कि हम नहीं उसको डिफरेंशिएट करते कि एर्टिकेरिया है, कि एक्जिमा है, या न्यूमुलर डर्मेटाइटिस है, या रिंगवॉर्म है, तो हमें वहाँ सिम्पटम्स देख के अपनी मेडिसिन इस तरह से सेलेक्ट करनी चाहिए कि सिम्पटम्स मैच हो, टोटलिटी मैच हो और हम उस केस को ठीक कर सकें। आगे फिर हम बढ़ते हैं सोरियासिस। सोरियासिस बहुत कॉमनली एक्जिमा के साथ कन्फ्यूज़ किया जाता है। लेकिन सोरियासिस की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें सिल्वर लाइक शाइन होती है पैच पे। जैसे कि आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, एक सिल्वर लाइक शाइन होती है, ऐसे शाइन करता है वो लेज़न। एक्जिमा में ये शाइनिंग नहीं आपको दिखाई देगी, वो ड्राइनेस और उसमें एक डर्टी लुक और ब्लैकिशनेस ज़्यादा होती है एक्जिमा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अ, सॉरी। तो सोरियासिस में सिल्वर लाइक शाइन ज़्यादा होती है, स्केलिंग जिसे हम कहते हैं, और अगर आप उसको स्क्रैप करें, तो वो ऐसे-ऐसे सिल्वर जैसे पैचेज़ आते हैं सोरियासिस में। लेकिन एक्जिमा में ड्राइनेस और डर्टी स्किन लुक ज़्यादा आपको दिखाई देगी, और एक्जिमा मोस्टली फ्लेक्सुरल और फोल्ड्स पे होता है। सोरियासिस का बहुत एक्सटेंसिव सर्फेस होता है, बड़ा सरफेस होता है, और सोरियासिस एक्जिमा से भी ज़्यादा क्रॉनिक है। ऑब्वियसली एक्जिमा भी क्रॉनिक होता है, एक्जिमा भी बहुत लंबे टाइम तक फैमिलीज़ में चलता है। मैंने एक्जिमा के आई वुड से बहुत केसेस ठीक किए हैं। ये मेरा पब्लिश्ड केस था, इसलिए मैं यहाँ प्रेज़ेंट कर रही हूँ, पर मैंने पर्सनली एक्जिमा के कम से कम 10 केस तो ठीक किए होंगे, और उसमें मतलब जो भी वो 10 केस, अब आप ये कहेंगे कि 10 केस, लेकिन वो जो 10 केस थे इतने क्रॉनिक नेचर के थे कि वो जो क्रॉनिक नेचर होता है उसको ठीक करने में एक्जिमा को बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि इतना डीप उसकी रूट्स होती हैं, और साइकोलॉजिकल उसकी कॉजिंग या जो मियाज़मेटिक कॉज़ होते हैं वो बहुत डीप होता है। तो इस तरह से हम देखें तो अ, एक्जिमा ठीक करना अपने आप में एक वो है, उसी तरह सोरियासिस भी ठीक करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन अगर हम टोटलिटी लें और कॉन्स्टिट्यूशनली बढ़ें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अभी स्लाइड्स में हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो कंडीशन है जिसे हम कंफ्यूज कर सकते हैं, वो होता है लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस इस तरह के ऐसे ऊपर की साइड बम्प्स लगते हैं, ये भी एक्जिमा जैसे लग सकते हैं, लेकिन जो एक्जिमा होता है वो इन्फ्लेमेटरी और इची और कंडीशन होगी, बल्कि लाइकन प्लैनस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पर्पल पॉलीगोनल फ्लैट टॉप शाइनी बम्प्स इस तरह के दिखेंगे, और स्किन ऑब्वियसली स्किन पे ही निकल रहे हैं, लेकिन स्मॉल उठे हुए बम्प्स ज्यादा होते हैं लाइकन प्लैनस में। फिर एक कंडीशन आती है स्केबीज़। स्केबीज़ जो होता है वो कंटेजियस कंडीशन होता है, और बहुत इचिंग और रैशेज़ इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें आपको ये बरोज़ सी दिखाई देंगी, जो ये किसी कीड़े के काटने से होता है। स्कैबीज़ तब होता है जैसे जो भी आपके पेट्स हों उसके अंदर कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, उसके काटने की वज़ह से ये हमें स्कैबीज़ हो जाता है, और ये एक तरीके का इन्फेक्शियस कंडीशन होता है। पर एक्ज़ीमा जो है वो क्रॉनिक कंडीशंस होती है और इन्फेक्शियस बहुत कम होता है। ओके, एंड स्कैबीज़ एक एक्यूट कंडीशन होती है, और आपको मोस्टली एंटीमाइट्स या एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट से ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अगर उसको एंटीमाइट्स या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे, तो स्कैबीज़ वहाँ पे ठीक हो जाएगी उस कंडीशन से, लेकिन एक्जिमा उस ड्रग से ठीक नहीं हो गया। तो ये मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहता है एक्जिमा का। आगे देखते हैं हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा। कन्वेंशनली हम क्या-क्या
जो एलोपैथिक स्कूल है या जो ओल्ड स्कूल है, वो क्या कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करता है एक्जिमा को ठीक करने के लिए। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब कि जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स क्रीम्स दी जाती हैं और मॉइस्चराइज़र दिए जाते हैं, क्योंकि ड्राइनेस होती है और ऊपर का जो वो लीजन होता है, वो इतना गंदा और डर्टी लुकिंग होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि पेशेंट इतना खुजाता है कि वो खुजा-खुजा के पागल हो जाता है। तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाते हैं। ओरल एंटीहिस्टामाइन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, जिससे कि इस एक्जिमेटिस रिएक्शन कम हो जाता है। बहुत सीवियर केसेस में इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स भी दी जाती हैं, जिससे कि इम्यून सिस्टम को ही वो दबा देते हैं कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। मतलब अगर हम जो भी एलर्जी, जो भी इन्फ्लेमेशन या जो भी कुछ रिएक्शन हम देखते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम का ही तो रिएक्शन होता है। कोई एक्सटर्नल एजेंट आया, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रिस्पॉन्ड किया और ये सिम्पटम्स आए। इवन फीवर जो होता है, वो भी एक तरीके का रिएक्शन है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हमें एक्जिमा देखने को मिलता है, तो जब हमारे को कुछ रिलीफ नहीं मिलता है एंटी हिस्टामिन से भी, स्टेरॉइड से भी, तो वहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं और इम्यून सप्रेशन को ऑब्वियसली उसके अदर साइड इफेक्ट्स आते होंगे, उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से और उनको दिक्कत हो जाती है, वीक हो जाता है बहुत पेशेंट। ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन उस एक्जिमा को ठीक करने के लिए कई बार हम इसी चीज़ का एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं। सिम्पटम्स लाइक एक्सेसिव ड्राइनेस, इचिंग कैन बी मैनेज्ड बाय, जैसे कि मैंने बताया, एंटी इच क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स। हार्श सोप्स और एलर्जेंस जो है उनको अवॉइड करने के लिए सलाह दी जाती है कि कोई भी आप हार्ड सोप यूज ना करें। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसको एक्जिमा को एग्रोवेट कर रहे हैं, उनसे अवॉइड करना जाता है। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी चाहिए, जिससे कि पसीना जहाँ पे मरता है वो चीज़ ना हो। बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड हमें इवन जो ये कॉस्मेटिक्स है, वो आजकल एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं एक्जिमा का होने का। वो यहाँ मेंशन मैंने नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जो आजकल हम इतना हेवी लेडीज़ जो हैं मेकअप यूज़ करती हैं, इतना लेयर्स वो लोग लगाते हैं, पहले कंसीलर, फाउंडेशन एंड व्हाट ऑल नॉट। तो वो जो होते हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इतना हेवी केमिकल बेस होता है कि उसकी वजह से भी पेशेंट को एक्जिमा हो सकता है ऑब्वियसली, और ये आगे चल के कैंसर कॉज़िंग भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा केमिकल बेस किसी भी चीज़ का, चाहे आप सोप में यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इवन क्लीनिक एजेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मेकअप में यूज़ कर रहे हैं, या इवन जो क्लॉथ्स आप पहन रहे हैं वो भी केमिकली ट्रीटेड होते हैं। तो या फिर सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिसको भी किसी चीज़ से एलर्जी है, ये एक्ज़िमेटिस रिएक्शन है, वो उनको हम उन फैक्टर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स। तो जो बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है हमारे पास, जो स्पेसिफिक भी यूज़ करी जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल भी यूज़ करी जाती हैं टू मैनेज द सिम्पटम्स ऑफ एक्जिमा। स्पेसिफिक मेडिसिन ऑब्वियसली पैलिएट करती हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, और शुरू में जो एक्यूट फेज़ होता है, वहाँ पे हमें कई बार स्पेसिफिक्स देनी भी पड़ती हैं। जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को इचिंग है, या बहुत ज़्यादा उसका फ्लेयर अप कर रहा है, या उसको लगातार रैशेज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिक्स देने पड़ते हैं उस टाइम्स एक्यूट फेसेस को हैंडल करने के लिए, और साथ के साथ हम केस को डिटेल में लेके उसका कॉन्स्टिट्यूशनल निकाल सकते हैं और उसको डिज़ीज़ को रूट कॉज़ से, जैसे कि मैंने कहा, एक्ज़ीमा के केसेस बहुत लंबे टाइम तक रन करते हैं। पेशेंट को 6-6 7-7 साल तक दवाई खानी पड़ती है, और आपको फ़ॉलो अप रखना पड़ता है कि एक्ज़ीमा वापस तो नहीं आया, क्योंकि वो वापस आ जाता है, बार-बार वापस आता है। और आपको लगेगा एक टाइम पे आके कि ये तो अब ठीक हो गया, अब नहीं आएगा, लेकिन वो फिर फ्लेयर अप कर जाएगा। थोड़े टाइम 6 महीने पेशेंट रहेगा, फिर डॉक्टर साहब अब मेरे को फिर से वहाँ पे खुजली शुरू हो गई है, या वहाँ पे फिर से रैश आ रहे हैं मेरे को। तो उसको जड़ से हटाना, वो जड़ से तब तक नहीं बचेगा जब तक आप रूट कॉज़ में नहीं पहुँच जाएँगे, आप एंटी मियाज़मेटिक नहीं दे देंगे, तब तक वो एक्ज़ीमा ठीक नहीं होता है। और शुरू में स्पेसिफिक्स आप दीजिए और अच्छे से केस लेके आप कॉन्स्टिट्यूशनल दीजिए। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन जो मैंने जो मेंशन किए हैं, आर्सेनिक एकोनाइट, आर्सेनिक आयोड, बेसिलाइनम, ब्राइनिया, बेलेडोना, बोविस्टा, कैलिडियम, कैलकेरिया काव, कैलकेरिया सल्फ, प्रोटोंटिक, डल्कामारा, ग्राफाइट, सेपर सल्फ, कालिकाव, काली आर्स, काली सल्फ, लाइकोपोडियम, मर्क्सोल, मिज़ीरियम, नाट्रम सल्फ, नाट्रम्यूर, ओलियंडर, पेट्रोलियम, सोराइनम, रस्टॉक, सीपिया, सिलिशिया, सल्फर, सल्फर आयोड, थूजा, विनकामायरन, वायलल, टिग्रिटम। ऑब्वियसली इसके अलावा जो मैंने कुछ मिस कर दी होंगी, लेकिन जो मेरे को
डेटा मिला, मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ मेंशन करी हैं। और इसके अलावा भी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत सारी हमारी हो सकती हैं। तो अब आगे हम अपने केस के ऊपर आते हैं। जो यहाँ पे जो केस था वो एक फीमेल का केस था, जो 50 साल की ईयर्स में प्रेजेंट मेरे को किया था इन अक्टूबर 2021 विद ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द एरिया अबव द एल्बोज एंड स्किन बोन्स, शिन बोन्स, सॉरी आई एम सॉरी, स्किन बोन्स नहीं, शिन बोन, शिन बोन्स यानी कि जो हमारी आगे की जो पैर की जो आगे की सामने वाली हड्डी होती है, जिसे हम टिबिया भी कहते हैं, वो जो शिन, उसको शिन बोन बोला जाता है। और एल्बस के अबव ये कंडीशन थी जो उसको आई थी, और वो पूरा ड्राई पैच साइड में उसका पूरा ऐसे पैच था और बीच में ब्लैकिश डिस्कलरेशन थी। और अक्टूबर 2021 में मेरी प्राइवेट क्लिनिक मेरठ में वो आई। Blackish discoloration was superimposed with round white scaly patches which aggravated mainly in winters. Winters में बहुत ज्यादा उनकी कंडीशन एग्रीवेट हो जाती थी। Excessive dryness of the skin with scaliness, जो स्किन की लुक थी वो इतनी ड्राई थी जैसे सूख गया हो, जैसे स्किन जिसे हम कहते हैं ना, और श्रिवल्ड स्किन थी उनकी। एंड लेकिन इचिंग बहुत कम होती थी। ओवरऑल ड्राइनेस बहुत ज्यादा थी स्किन की, लेकिन जो लेजन्स थे वो ड्राई थे, लेकिन उसमें इचिंग बहुत कम थी। और ब्लैकिश डिस्कलरेशन और जो जिसे कहते हैं ना वाइटिश जो डिपॉजिट था वो बहुत ज्यादा था। आगे अभी हम फोटोज भी देखेंगे, यहाँ पे मैं भी पहले केस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो डिस्कलरेशन पैचेस धीरे धीरे बड़े ओवर पीरियड ऑफ 4 इयर्स, जो पहले बहुत स्मॉल थे और बाद में वो बहुत बड़े होते चले गए। सबसे पहले जो शुरू में जब पेशेंट आई थी तो बहुत शाई थी बात करने में, और क्योंकि रूरल एरियाज में आई थी। और हमें जो वो मेंटल हिस्ट्री थी वो बाद में हमें पता चली थी। इनिशियली हमने वो जो केस था वो सिर्फ मैंने एक जो था स्पेसिफिक सिर्फ लुक ऑफ द स्किन और जो लेजन्स की स्किन है उस पे मैंने वो केस लिया था और उसी पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट था वो बाद में आया, तो इस चीज को हम अभी बाद में लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री की। जॉन्डिस 10 years बैक, फैमिली हिस्ट्री, नो हिस्ट्री ऑफ स्किन डिजीजेस, मदर डायबिटिक थी, मेटरनल ग्रैंडमदर डाइड ऑफ हार्ट अटैक। फिजिकल अपीयरेंस, डार्क कॉम्प्लेक्शन थी वो लेडी, डर्टी लुकिंग स्किन थी, हमेशा दुखी सा लुक था उनके फेस पे, अ वेरी सैड लुक ऑन हर फेस। ऑब्वियसली इनिशियली हमें नहीं पता चल पाया तो ऐसा क्यों है। मुझे वो सैड लुक शुरू में ही पता चल गई थी, लेकिन क्योंकि वो कुछ बता नहीं रही थी, उनके रिलेटिव्स भी कुछ नहीं बता रहे थे, वो अकेले तब आती थी शुरू में वो अकेले आती थी, तो वो कुछ ऐसा उन्होंने कुछ हिस्ट्री स्पेसिफिक नहीं दी थी, तो आई वाज ट्रीटिंग हर ओनली ऑन द स्पेसिफिक सिम्टम्स। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्ड 4 years बैक। ट्रीटमेंट टू एलोपैथिक मेडिसिन, पर वो जो लीजन्स थे ऑब्वियसली बार बार आ जाते थे, जैसे कि दवाई बंद करी जाती थी तो वो बार बार उनको प्रॉब्लम दोबारा से आ जाती थी। थोड़े टाइम के लिए वो लेजन्स गायब हो जाते थे, लेकिन वो फिर से आ जाते थे दवाई रोकने के बाद। नेक्स्ट हम फिजिकल चिल्ड्रंस में अगर देखेंगे, चिली पेशेंट 1+ थी, एपेटाइट एवरेज, थर्स्ट कम पानी पीती थी, डिजायर फॉर सॉल्टी थिंग्स, एवर्जन नॉट स्पेसिफिक, स्लीप वाज डिस्टर्ब नॉट रिफ्रेशिंग, स्टूल नॉर्मल, यूरिन नॉर्मल एंड पर्सपिरेशन वाज स्कैंटी। मेंटल जनरल्स में फर्स्टली वाज डिप्रेस्ड एट लाइफ। तो मैंने जैसे कि बताया, ये जो मेंटल जनरल्स हैं ये हम बाद में देखेंगे कि किस बेसिस पे हमने फिर मेंटल्स लिए। अभी हम पहले देखेंगे कि इनिशियली हमने क्या ड्रग्स दी। ये उनका फिजिकल एग्जामिनेशन है और डायग्नोसिस मैंने दिया ड्राई एक्जिमा का। तो इनिशियली मैंने जैसे बताया, ओनली फिजिकल सिम्टम्स ऑफ द स्किन्स वर टेकन एज पेशेंट डिड नॉट रिवील मोर सिम्टम्स। सिम्टम्स जो मैंने कंसिडर किए थे वो थे एक्सेसिव ड्राइनेस, स्केली पैचेस और डर्टी लुकिंग स्किन। तो जो स्किन की लुक थी उसके हिसाब से मैंने उनको ग्राफाइटिस और पेट्रोलियम पे चलाया इनिशियली फॉर 1 year। मैं ऑल्टरनेट करके उनको ग्राफाइटिस और पेट्रोलियम देती थी, पहले ग्राफाइटिस फिर पेट्रोलियम, या कई बार साथ में भी चलाती थी, और उससे भी उनके काफी लेजन्स ठीक हुए थे टेम्पररली। अभी हम आगे फॉलो अप में भी देखेंगे, लेकिन आगे लेटर व्हेन द फुल पिक्चर ऑफ द केस वाज रिसीव्ड एंड क्लियर द फॉलोइंग सिम्टम्स बिल्ड अप द टोटलिटी ऑफ द केस। यहाँ पे हम वापस जाते हैं अपने केस पे और हम देखेंगे कि जो वो हिस्ट्री उन्होंने दी थी, इट वाज नोन फ्रॉम द रिलेटिव्स दैट शी वाज लिविंग इन हर पेरेंटल हाउस इवन आफ्टर मैरिज। मतलब उनकी शादी हो गई थी और उनके हस्बैंड और इन-लॉज ने उनको डिसओन कर दिया था। क्यों?
क्योंकि वो एक बच्चा कंसीव नहीं कर पाई थी। शी कुड नॉट कंसीव अ चाइल्ड, तो उनके हस्बैंड और इन-लॉज़ ने उनको डिसोन कर दिया था और वो शादी के बाद अपने ही पेरेंट्स के घर, अपने भाई के घर में रह रहे थे। और उनका हस्बैंड जो था, वो भी बाद में उसकी डेथ हो गई। 2 साल पहले जब वो मेरे पास आई थी, उससे 2 साल पहले उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उससे पहले ही उन्होंने उसको डिसोन कर दिया था। तो 2 साल से वो अलग रहीं, फिर उसके 2 साल के बाद जब वो 2 साल अलग रह चुकी थी, उसके 2 साल के बाद उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई और अ, वो अब फिलहाल अपने भाई के घर में रह रही थी और ऑब्वियसली इन-लॉज़ ने तो पहले ही डिसोन कर दिया था। आगे तो हम अगर उनके मेंटल्स देखेंगे, तो उसमें हमने देखा हुआ शी वाज़ डिप्रेस्ड दैट लाइफ वाज़ नॉट फेयर टू हर। उनके जो वो लेजेंड्स थे, हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत बढ़ गए थे। वो उनको जो एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, ऑब्वियसली वो पहले से ही थी, 4 साल से उनको थी। उसके और हस्बैंड की डेथ 2 साल पहले हुई थी। तो वो लेजेंड उससे जब उन्होंने छोड़ दिया था, तब उसको वो लेजेंड्स आने शुरू हुए। मतलब जब उनके हस्बैंड डिसोन कर दिया, तो लेजेंड्स आने शुरू हुए और उनकी डेथ के बाद तो वो बहुत बढ़ गए। तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ हम देख सकते हैं यहाँ पे। हस्बैंड की डेथ ने उन वो कॉन्स्टेंटली उन्हीं को याद करती रहती थी, उसकी वज़ह से वो लेजेंड्स बढ़ गए। ऑलवेज़ थॉट ऑफ अ फ्यूचर एज़ वाज़ डिपेंडेंट ऑन ब्रदर फॉर हर लिविंग। अपने भाई पे डिपेंडेंट थी, अपने भाई की फैमिली के साथ रहती थी। तो ये कांस्टेंट एक एक वो रहती थी उनके अंदर एंग्ज़ायटी फ्यूचर को लेके कि ब्रूडिंग कि मुझे अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। सप्रेशन ऑफ डिज़ायर, रिज़र्व डिस्प्लेज़र, कुड नॉट स्पीक मच विद हर रिलेटिव्स एज़ फेल्ट वाज़ अ लायबिलिटी ऑन देम, कुड नॉट एक्सप्रेस हर ट्रू सेल्फ। अपने आप को वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी एंड क्राइड जब भी वो अकेली होती थी, तब वो रोती थी। और देयर वाज़ रिज़र्व डिस्प्लेज़र कि सब उनको मतलब वो वहाँ रहती थी, शी वाज़ डिपेंडेंट पर वो उस चीज़ को वहाँ एक्सप्रेस नहीं करती थी, अकेले में जाके रोती थी। ओके, तो तो अब मैंने जो ग्रेफ़ाइटिस और पेट्रोलियम दी उसके बाद क्योंकि वो लेजेंड्स पूरा नहीं ठीक हुए थे, तो जो हमने टोटैलिटी थी, वो ली हमने डिप्रेस्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, ब्रूटिव, एक्सेसिव थिंकिंग, साइकोटिक पिक्चरें आ रही थी, क्राइड व्हेन अलोन, व्हाइटिश नेचर ऑफ पैचेस एंड डिज़ायर फॉर सॉल्टी थिंग्स। जो नैट्रम्यूर के डिस्चार्जेज़ होते हैं या कोई भी उससे एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है, कोई भी डिस्चार्ज होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। तो वो यहाँ पे एक ये चीज़ मिल रही थी, डिज़ायर फॉर सॉल्टी थिंग्स था, ब्रूडिंग ऑब्वियसली एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ यहाँ पे स्ट्राइकिंग फैक्टर था, जो हस्बैंड की डेथ के बाद उनका एग्ग्रेवेशन था, वो एक मेन पॉइंट था नाट्रम म्यूरेटिकम सेलेक्ट करने का। तो बेस्ड ऑन द अबव सिम्पटम नाट्रम म्यूरेटिकम वाज़ सिलेक्टेड एज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट रेमेडी और ये हमारी रिपर्टराइज़ेशन शीट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें भी हमारी नाट्रम म्यूर निकल के आती है और बहुत सारी मेडिसिन है, हम यहाँ पे स्टैफिसिगेरिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्टैफिसिगेरिया में ज़्यादा सप्रेशन होता है और एंगर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ग्रीफ प्रोडोमिनेंट था, पेशेंट बहुत सैड रहता था और ब्रूडिंग नेचर था, तो इसलिए नाट्रम्यूर ज़्यादा पिक्चर में आती है। स्टेफिसिगेरिया में जो सप्रेशन ऑफ सिम्पटम्स होता है, तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और वो बार-बार उस गुस्से को लेके फूटती हैं, तो नाट्रम्यूर में ग्रीफ ज़्यादा होता है। तो इसलिए नाट्रम्यूर ज़्यादा पिक्चर में आ रहा है यहाँ पे और तो हम अगर हम फ़ॉलो-अप देखें तो ग्राफाइटिस 200 बीडी डोज फॉर 15 डेज, सिमिलर कंप्लेंट्स, ड्राइनेस रिड्यूस्ड, नो रिलीफ इन ड्राई पैचेस। यहाँ पे मैंने ग्राफाइटिस और पेट्रोलियम साथ में चलाई। ड्राई पैचेस रिड्यूस्ड बाय 30%, ड्राइनेस बेटर, पैचेस बेटर बाय 40%, फिर ग्राफाइटिस पेट्रोलियम चलाई। तो जनवरी 2022 तो आप ये देखेंगे कि 10 अक्टूबर 2021 से हमने स्टार्ट किया और फ़रवरी 2022 तक काफ़ी उनको रिलीफ़ थोड़ा-थोड़ा आ रहा था 40% लेकिन क्योंकि मेंटल सिम्पटम्स जब हमें मिलने शुरू हुए, तो वहाँ पे मैंने फिर नाट्रम्यूर को पिक्चर में लेके आई जब उनको उनकी हिस्ट्री पता चली। क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ़ ग्राफ़ाइटिस और पेट्रोलियम जो है वो इस केस को पूरा ठीक नहीं कर सकता है। हमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एंटी मिज़िमिज़्मेटिक चाहिए जो रूट कॉज़ को हैंडल करे। तो यहाँ पे जब उनके रिलेटिव्स ने उनका मेंटल सिम्पटम मेरे को क्लियर किया, पिक्चर क्लियर की तो नाट्रम्यूर सेलेक्ट किया और नाट्रम्यूर हमने शुरू की। फ़रवरी 2020 में 2 में और रिअपीयरेंस होती रही, नाट्रम्यूर हम देते गए, बीच में सैक्लेक भी चली, एग्ग्रेवेशन भी हुई, ओके एंड बार-बार पैचेस आ रहे थे और बीच में आ रहे थे, बीच में रिलीफ होता था पर नाट्रम्यूर हम कॉन्स्टेंटली चलाते गए। उसके बाद सितंबर 2020 में मैंने नाट्रम्यूर 1 एम देना उनको स्टार्ट किया क्योंकि पहले तो 80% रिलीफ हमें 200 से मिल गया अगस्त 2022 में।
हमें ये काफ़ी जिसे हम कहेंगे रिलीफ हो गया था पैचेस में, लेकिन और डिस्कलरेशन भी इम्प्रूव हो गई। लेकिन फिर से पैचेस आ गए, तो तब हमने उसकी पोटेंसी को बढ़ा दिया, 1M को दे दिया और फिर धीरे-धीरे उनको उसके बाद भी रिलीफ आना शुरू हुआ, बीच में नहीं आया, फिर आना शुरू हुआ, फर्दर रिलीफ आना शुरू हुआ और वेनम का नवंबर 22 तक 30% बेटर हो गया। उसके बाद फिर उनको और रिलीफ नहीं आ रहा था, तो हमने फिर नाट्रम्ब्यूर 10 एम सिंगल डोज़ फॉलोड बाय सैक्लेक बीडी डोज़ फॉर 1 मंथ। मतलब अब आप देखेंगे कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ता है हर केस में। हमने पहले ग्रेफ़ाइटिस दी, पेट्रोलियम दिया, ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ भी हम कितना टाइम चले, 200 पे हम कितने टाइम पे टिके रहे और कुछ रिलीफ आया, बीच में हमने वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो ड्रग का एक्शन है वो काफ़ी टाइम तक रहता है और हमें वेट एंड वॉच ज़रूर करना चाहिए केस में कि वो पूरे पोटेंसी का जो इफ़ेक्ट है, वो वहाँ पे आता रहे और अ, जब हमें लगे कि हाँ, अब केस अब हमारा जो है कहीं आके स्टक अप हो रहा है, तब हम उसकी पोटेंसी को बढ़ाएँ। तो जैसा कि हमने देखा कि नाट्राम्यूर 1 एम 1 डोज़ वीकली फॉलोड बाय है, उसके बाद अ, ये 1M जो है नवंबर 22 तक हमने दी, 3 महीने के लिए हमने दी और उसके बाद हमने नाट्राम्यूट 10M दिया उसको और साथ में जो डिस्कलरेशन हो रही थी, वो फर्दर रिलीफ नहीं हो रही थी, तो उसके लिए हमने बर्बेरिस एक्विफोलियो मदर टिंक्चर भी उनको स्टार्ट किया फॉर 1 मंथ। तो ग्राफाइटिस पेट्रोलियम के बाद नाट्रम्यूर यहाँ पे आया और नाट्रम्यूर की कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी थी और उसी ने उसको काफ़ी रिलीव किया और उसके बाद क्योंकि ड्राई पैचेस नहीं जा रहे थे, तो हमने बर्बेरिस एक्विफोलियम को भी यहाँ पे यूज़ किया टू रिमूव द डिस्कलरेशन। तो ये पेशेंट मैंने जैसे कि बताया 2021 में आई थी और ये पेशेंट मेरे पास 2024 तक आती रही और अभी भी मैं फ़ॉलो-अप देती रही हूँ। बीच-बीच में थोड़े बहुत पैचेस आए थे, लेकिन वो जो पहले वाला फ़ॉर्म था वो नहीं आया था, काफ़ी बेटर वो पेशेंट हो गई थी और हम यहाँ पे उनके पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये देखिए। आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ मेडिसिन पैचेस रहते थे, उसके बाद कितना लाइट हो गया ये जो पैचेस था हाथ का और पहले ये ऐसे ही डार्क कलर्ड थे। तो धीरे-धीरे ये जो है ड्रग के एक्शन से किस तरह से ये केस ठीक हुआ हमारा और अ, मैंने कहा ना कितना टाइम लग गया ऑलमोस्ट यू कैन से 3 इयर्स ये पेशेंट मेरे पास स्टक अप रही। बीच में इन्होंने मेडिसिन छोड़ी नहीं, कॉन्स्टेंटली मेडिसिन लेती रहीं, रेगुलरली मेडिसिन लेती रहीं और अ हम उस केस को भी आगे फ़ॉलो अप रखते रहे कि हमें बीच में नहीं छोड़ना है, आगे आप आते रहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्ज़िमा उनका ठीक हो गया और जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमने मेंटल सिम्पटम्स जो हमने कंसिडर किए थे, वो ही एंड में साबित हुए उनकी कंडीशन को ठीक करने में के लिए। तो ये 15 अक्टूबर 2024 को मेरे पास लास्ट आई थी। उसके बाद नो न्यू पैचेस, डिस्कलरेशन वेरी मच बेटर। थोड़ा बहुत डिस्कलेशन तब बचा था पर उन्होंने मेडिसिन अब स्टॉप कर दी थी और हैप्पी विद द रिजल्ट थे। तो उसके बाद उनको कोई और न्यू पैचेस भी नहीं आए थे और वो केस एक तरह से मैं कहूँगी क्योर है कि उसके बाद मेरे पास पेशेंट नहीं है। अब उसके बाद भी अगर उनका आ गया हो तो आई कैन नॉट से कोई भी एक्सर्वेशन हो, कोई जेनेटिक कॉज़ हो या फिर कोई ऐसा एनवायरमेंटल रीज़न रहे या कुछ अगर उनका ग्रीफ दोबारा एग्रवेट हो जाए क्योंकि उनका ग्रीफ भी काफ़ी हद तक यहाँ पे अ, कम हो गया था। वो लाइफ़ को मोर पॉज़िटिवली देखना उन्होंने शुरू किया था क्योंकि नेट्रोमोन स्पेशली 10 एम की डोज़ के बाद शी वाज़ मोर ऑफ अ पॉज़िटिव पर्सनैलिटी। तो हम देखेंगे कि 1 एम डोज़ और 10 एम डोज़ जो है हमारे मेंटल प्लेन पे भी काम करते हैं। तो 10 एम के बाद मेंटल सिम्पटम्स भी आया था। तो जब मेंटल सिम्पटम्स बेटर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली फिज़िकल सिम्पटम्स दोबारा से रिकर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर रहता है या कोई और मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो वो केस जो है वो एग्रवेट कर सकता है और उसको पेशेंट को दोबारा प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। तो उन केसेस में यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा इंटरकरेंट नहीं यूज़ किया लेकिन बहुत सारे दूसरे एक्जिमा के केसेस में इंटरकरेंट सल्फर यूज़ करती हूँ हाइपोटेंसी में या सोराइनम हम यूज़ कर सकते हैं हाइपोटेंसी में या इवन 200 डोज़ में भी इंटरकरेंट्स हम यूज़ करते हैं। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये केस मेरा सारा जो था सिंगल उस
पेशेंट के ऊपर था। लेकिन एक्जिमा के केसेस में मैं ये कहना चाहूँगी कि सल्फर, सोरानियम एज़ इंटरकरेंट्स बहुत अच्छा काम करती हैं। जहाँ पे साइकोटिक हिस्ट्री हो वहाँ आप थूजा भी दे सकते हैं एक्जिमा के केसेस में, इवन सिफलाइनम दे सकते हैं। जहाँ पे सिफिलिटिक हिस्ट्री हो, वायलेंट पेशेंट होते हैं, वहाँ पे हम सिफलाइनम भी देते हैं। मेरे कुछ केसेस में मैंने एक केस में मुझे याद है उसको वेट एक्जिमा था, डिस्ट्रक्शन पस ooze आउट करती थी, तो उस केस में मैंने सिफलाइनन की इंटरकरेंट भी उस पेशेंट को दी थी। तो ये जो इंटरकरेंट मेडिसिन है ये एंटी मियाज़्मेटिक का काम करती है। इस केस में मेरे को ज़रूरत नहीं लगी इंटरकरेंट की, नेट्रोम्यूर ने ही काफ़ी काम कर दिया था क्योंकि ग्रीव की हिस्ट्री थी, तो मैंने इंटरकरेंट इस केस में यूज़ नहीं की। लेकिन बाकी केसेस में आप इंटरकरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और जो भी कोई मेडिसिन जो आपको इंडिकेटेड मेडिसिन दिख दिख रही है, वो आप यूज़ कीजिए। और एंटी मियाज़्मेटिक उसका जो भी बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आप मेडोराइनम यूज़ कर सकते हैं, नोसोर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं एज़ इंटरकरेंट्स। मियाज़्मेटिक ट्रेट को हटाने के लिए उसका पीछे कॉज़ मोरबाई हटाने के लिए आप ये मेडिसिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि लोकल सिम्पटम्स को रेमेडीज़ टेम्परेरी रिलीव करते हैं। रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब्ड ऑन मेंटल्स जैसे कि डॉक्टर हैनुमन ने एफोरिज्म 2011 से 2030 में हमें बताया है कि उनके बेसिस पे जब हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो एक लॉन्ग लास्टिंग क्योर हमें मिलता है, वो पेशेंट ठीक हो जाता है और आगे भी ठीक ही रहता है मोस्टली केसेस में। और क्योर जिसे हम कहते हैं उसके हम करीब पहुँच पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि परमानेंटली हम क्योर कर देते हैं क्योंकि मैंने कहा ना मोस्टली केसेस में हमें फ़ॉलो-अप भी कई बार नहीं मिलता है बहुत से केसेस में। लेकिन मैंने कहा जैसे कि एक्जिमा के कुछ काफ़ी केसेस मैंने खुद देखे हैं और फ़ॉलो-अप भी रखा है, वो ठीक भी हो जाते हैं जहाँ पे हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स यूज़ करते हैं, इंटरकरेंट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें वी कैन रीच वेरी क्लोज टू द क्योर ऑफ दैट कंडीशन। तो ये पेशेंट की पिक्चर थी और मेरे रेफरेंसेस ये रहे हैं, मैंने बोरेक, एलेन्स कीनोट और बोगर बोनिस रिपर्टरी और ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया था रिपर्टराइज़ करने के लिए। तो यही था आज का हमारा केस। थैंक यू सो मच। आई गेस अभी हाँ, टाइम लेकिन बचा है। हाँ नेहा जी, आप कुछ और बोलिए, आप आपके लिए अभी समय है। हाँ जी। यस, थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। अब अगर किसी भी पार्टिसिपेंट्स को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर हैंड रेज़ करें या फिर अपने क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में टाइप करें और मैडम के पास अभी टाइम है, वो आंसर दे सकेंगी। मैम एक डाउट मेरा भी था हाँ जी, कि बताइए। हाँ जी। मेरे पास भी एक पेशेंट था ये एक्जिमा का। मैंने भी 6 महीने तक लगभग ट्रीटमेंट किया था। वो क्योर भी नियर अबाउट क्योर हो गया था। लेकिन ये जो पैच जो स्किन नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। तो और उसकी स्किन नॉर्मल हुई नहीं। तो ओके। कोई जैसे कि मैंने ऐसा कहा हाँ, एक्सपीरियंस है जिसमें कि ज नॉर्मल स्किन हो सकती है? क्योंकि अभी बिल्कुल। जो हाँ, हाँ, जी, जैसे जी। मैंने बताया ना इनकी स्किन काफ़ी ब्लैक थी। अभी ये जो पिक्चर्स थी इसके मतलब वो जो पिक्चर में अभी है वो ब्लैकिशनेस हम नहीं कहेंगे, काफ़ी ब्लैक थी और बाद में बहुत लाइट हो गई थी। तो मैं यही कहूँगी कि वो जो जैसे कि आप कह रहे हो नॉर्मल नहीं हो पाई, वो ड्राइनेस कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि वो नॉर्मल नहीं हो पाती है स्किन। तो उस केसेस में हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन और वो भी यूज़ करना चाहिए। और 6 महीने का में अगर कोई एक्यूट अगर आपका केस है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको कंप्लेंट कब से है, कब से है। तो जितनी लंबी कंप्लेंट है, तो उतना ही आप ये कहेंगे कि जैसे अगर बहुत लोगों को एक्जिमा होता है, मेरे पास एक केस आया था, उनको एक्जिमा 15 साल से एक्जिमा था, 15-20 साल से एक्जिमा था और 3 साल दवाई खाने के बाद भी उनका वो सिर्फ 60% क्योर हुआ। अब आप कहोगे कि 60% उनका पैच ऑलमोस्ट जिसे हम कहेंगे 60% गायब हो गया। लेकिन फिर उस केस में अ जो है हम ये कहेंगे कि अ, पूरा वो क्योर नहीं कहेंगे, उसमें हमें एंटी मियाज़्मेटिक हमें ड्रग देखनी पड़ेगी और उसको हम एज़ सच क्योर लेबल नहीं करेंगे क्योंकि 60% ही वो गायब हुआ है और वो दोबारा रिकर कर सकता है। तो उस केसेज़ में हमें एंटी मियाज़्मेटिक ड्रग और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली हमें और देना पड़ेगा और आगे आप फ़ॉलो अप करिए। तो अगर उनको 15 साल से एक्जिमा था और अगर वो 60% बेटर हो गया, तो वो हमारे लिए एक तरह से सक्सेसफुल केस है। लेकिन पेशेंट का वो प्रॉब्लम जो है, उसको हम प्रॉपर क्योर नहीं कहेंगे।
तो जो भी ड्रग एक्टिंग आपकी है, उस चीज़ को आप देखिए कहाँ तक एक्शन है, जहाँ कई बार स्टक हो जाता है। और बहुत सारे केसेज़ में वो 60-70% क्योर भी वो पेशेंट के लिए सैटिस्फैक्टरी होता है। और उसके बाद कई बार रिलीफ और नहीं आता है, तो उसी केस को हम उस चीज़ को वो करेंगे। आपका केस अगर 6 महीने में उसको रिलीफ आया है, डिपेंड करता है कि उसको कब से प्रॉब्लम है। अगर वो एक्यूट प्रॉब्लम है और उसको 6 महीने में रिलीफ आ गया है और सिर्फ ड्राइनेस मेंटेन्ड है, तो आप उसको कुछ और एक्सटर्नल मेडिसिन्स दे सकते हैं, पेट्रोलियम ओलिएंडर ड्राइनेस ठीक करने के लिए। हाइड्रोकोटाइल बहुत अच्छी काम करती है, डिपेंडिंग ऑन द केस। और अगर क्रॉनिक केस है, तो फिर दोबारा केस लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और दीजिए उसको, एंटी मियाज़मेटिक कुछ दीजिए, कुछ कहीं से आपको जो हिस्ट्री मिले दोबारा केस लीजिए। उस तरह से केस को अप्रोच किया, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन कि कब से उसको प्रॉब्लम है। नेहा जी, आपने जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। हाँ जी। एक चीज मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। हाँ जी। और खास करके कोई भी बीमारी, मैं कहता हूँ कि खाली स्किन डिजीज नहीं, कोई हाँ भी जी। बीमारी 2-3 महीने में ठीक होता नहीं है। हाँ जी सर। सिम्टोमेटिकली रिलीफ हो जाना इट इज नॉट ए क्योर। हाँ जी। एंड एज ए होम्योपैथ हम लोगों का ये दृष्टिकोण होता है कि हम हुँ, लोग हुँ। सिम्टोमेटिक रिलीफ ना दे कर दें, है ना। हाँ जी, सिम्टोमेटिक रिलीफ ना दें, हम लोग उसको क्यूरेटिव प्रोसेस में जाए। तो बिल्कुल बहुत सर। सारे केस हम देखते रहते हैं आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। वो 2 महीना 3 महीना में कहते हैं कि मेरा केस ठीक ठीक हुआ। हुँ। फिर वो पेशेंट दोबारा आता है तो कहते हैं कि नई बीमारी हो गई। ये हाँ जी, हम लगता है कि इसको हम लोगों को थोड़ा सा अपना जो एथिकल वैल्यू है ना, बिल्कुल मोरल सर, वैल्यू है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर बिल्कुल हमारे सर। अंदर में इमोरल वैल्यू है तो हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एज ए होम्योपैथ ये मान नहीं सकते हैं कोई भी क्रॉनिक डिजीज, चाहे वह स्किन डिजीज हो या लंग्स डिजीज हो या बिल्कुल सर। बाउल सिम्टम्स हो, जो भी हो वो हुँ, ठीक हुँ। हो जाता है। मैं बिल्कुल, भी बिल्कुल देखता सर। हूँ कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं और मैं तो सीधे कह देता हूँ कि 2 साल के पहले आप मुझसे बात मत कीजिए ठीक होने की। बिल्कुल, 2 साल, मैं 2 साल, और किसी किसी रोगी को मैं कहता हूँ कि 3 साल। रोगी को टिकना है टिकेगा, नहीं टिकना है नहीं टिकेगा, ये उसकी मर्जी है। लेकिन हम उसे फंसा करके रखना, ये हम लोगों का मोरालिटी नहीं, हाँ हम जी, लोग का ये दायित्व नहीं है। हम लोग को बिल्कुल सर। जिसको कहते हैं ना कि हम लोग का जो एक मोरल वैल्यू होना चाहिए, एथिकल वैल्यू होना चाहिए, तो हाँ, फिजिशियन स्ट्रिक्टली हम लोगों को एथिकल वैल्यू को मेंटेन करना है। अगर हम एथिकल वैल्यू नहीं मेंटेन करते हैं तो अन्य लोगों के और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसीलिए डॉक्टर हैनीमैन ने फर्स्ट एफॉरिज्म में ही मेंशन किया है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर, है ना, हाईएस्ट आइडियल ऑफ द क्योर, है ना। वो हाईएस्ट आइडियल क्या है, और वो हाईएस्ट आइडियल आइडियल को छोड़ करके हाईएस्ट आइडियल को छोड़ करके हर एक चीज के साथ में लागू होता है। आपका परफेक्शनिज्म जो है नेचर, हम लोग के रिपोर्टरी में एक रूब्रिक्स है परफेक्शनिज्म। तो परफेक्शनिज्म नेचर हम लोगों के अंदर में मैं नहीं कहता हूँ कि आप हर एक चीज में परफेक्शनिज्म हो जाइए, लेकिन कम से कम अपने पैथीज के प्रति आपका परफेक्शनिज्म होना चाहिए। तो इस हुँ, चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि परफेक्शनिज्म इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ योर प्रोफेशनल वैल्यू, एंड दिस विल गिव यू द लॉन्ग लास्टिंग मोरालिटी। अदरवाइज क्या होता है, कुछ दिन का एक सोडा वाटर का बॉटल के जैसा आपके नाम होते हैं, बाद में पेशेंट आकर के दूसरे जगह कहते हैं मैं तो वहां दिखला चुका था। मेरे हाँ पास जी, में कई एक केस बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर के आते रहते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने तो वहां गया था, बोले कि मेरे को ठीक हो गया और मैंने भी सोचा कि ठीक हो गया, लेकिन देखिए फिर आ गया। यस, तो हाँ, ये फिर आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोगों को बात को रखना चाहिए। ठीक है बिल्कुल ना। जो हाँ जी, एक्यूट केसेज़ में जहाँ पे भी मैंने जैसे बोला कि जो जल्द एकदम से नए प्रॉब्लम्स आई हैं, ऑब्वियसली उनका भी कुछ ना कुछ क्रॉनिक बेसिस होता है एक्यूट एक्ज़ैजरेशन का। लेकिन जहाँ पे एक्यूट है कंडीशन जो भी जल्दी आई है या रिसेंटली आई है, उसको रिलीफ में और जो क्रॉनिक उसकी प्रॉब्लम है, उसको हम किसी भी उसमें हमें जल्दीबाज़ी हमें एज़ अ होम्योपैथ भी नहीं करनी चाहिए कि नहीं, नहीं, हाँ, ये केस इतनी जल्दी ठीक हो गया, जैसा कि आपने कहा। और लंबे टाइम तक उसमें हमें फ़ॉलो-अप भी रखना चाहिए पेशेंट के साथ, चाहे आपको हमें टेलीफ़ोनिकली पेशेंट से पूछना पड़े, तो वो भी एक हम अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि वही असली मायने में क्योर होगा। तो हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हम लोग देखते हैं कि
ये क्रॉनिसिटी डॉक्टर हनीमैन ने कहा, क्रॉनिसिटी एंड एक्यूटनेस, दो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉनिसिटी में एक्यूटनेस आना, दिस इज ए गुड साइन, यस, ये अच्छा माना जाता है। क्रॉनिसिटी में अगर एक्यूट कंडीशन आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्रॉनिसिटी के अंदर में अगर एक्यूट सिम्टम्स आते हैं तो आपके पास में इंडिकेटिव रूब्रिक्स आने लगते हैं, इंडिकेटिव सिम्टम्स आते हैं। और मैं देखा कि जब भी किसी पेशेंट का मैं इलाज कर रहा होता हूँ तो उस समय में अगर उसे मैं उसका मैं जब उसको देखते हैं कि एक्यूट, तो वहाँ पर एक्यूट सिम्टम्स को देखना जरूरी होता है, क्योंकि वो इंडिकेटिव होगा उस एक्यूट सिम्टम्स के दौरान जो उत्पन्न हुआ सिम्टम्स, और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ में मिला दीजिएगा तो ये आपका क्यूरेटिव प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। शायद राम प्रवेश जी हैंड रेज कर रहे हैं, यू कैन, आप अपने को अनम्यूट करके आप कर सकते हैं राम प्रवेश। तो सर हाँ प्रणाम। बोलिए, आप सुनाई आ रही है। हाँ हाँ, डॉक्टर नेहा कक्कर को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किए हैं। और एक्जिमा धन्यवाद का सर। केस, हाँ हाँ, जी, एक्जिमा का केस जो प्रेजेंट किए हैं और नेक्टाम्यूट सिलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीफ, जो भी क्रोनिक ग्रीफ है जिसके कारण से क्योर हुआ, तो हम तो बताएंगे। आपने बताए भी एक्जिमा के केस में इंटरकरेंट रेमेडी, हाँ जी, इंटरकरेंट रेमेडी अकॉर्डिंग मियाज्मेटिक रेमेडी हाँ जी, का रोल जो है आपने बताए होता है। हम तो देखते हैं बहुत अच्छा होता है। हमने तो जो है इंटरकरेंट रेमेडी बैसिलम ट्यूबरकुलम कभी पूजा देते हैं, और इससे बहुत अच्छा एक्जिमा ठीक होता है। और एक्जिमा जो है डॉक्टर को भी धैर्य रखना पड़ेगा और रोगी को भी धैर्य रखना पड़ेगा। हम तो 2-2 साल 3-3 साल तक एक्जिमा का केस को हम हैंडल किए हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत एक, मैं बता रहा हूँ कि इंटरकरेंट रेमेडी का जो आप चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरकरेंट का मतलब माइजमेटिक मेडिसिन नहीं होता है। इंटरकरेंट का मेडिसिन होता है उस ऑब्स्टेकल को दूर करने का दवा, है ना, और उसमें माइजमेटिक भी हो सकता है, नॉन माइजमेटिक भी हो सकता है। ये इसका करेक्ट डेफिनेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं इंटरकरेंट। इंटरकरेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाली हमेशा थूजा सोचिए, कुछ नसोड सोचिए, ऐसा नहीं होता है। और ये इंटरकरेंट का सही अर्थ नहीं निकलता है। इंटरकरेंट को अगर समझना है तो आप उसके लिए आपको ऑर्गेनन में बढ़िया से पढ़िए, और ऑर्गेनन में बहुत अच्छा तरह से लिखा हुआ है कि इंटरकरेंट इज जो मेडिसिन है, जो चिकित्सा के दौरान इलाज करने के समय में जो उत्पन्न ऑब्स्टेकल हुआ, जो अवरोध आया, बाधा पहुंचा, उस बाधा को दूर करने के लिए आप जो दवा यूज करते हो, टेम्पोरली यूज करते हो, तो उस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है और वो इलाज करा रहा है एक्जिमा का, उसी बीच में उसे कोविड का अटैक हो गया। अब कोविड तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि वहां आया है, तो अभी आपका प्रायोरिटी क्या हो जाता है, उस कोविड को ठीक करना। और इस कोविड को ठीक करने के लिए आप माइजमेटिक मेडिसिन तो नहीं देने जाएंगे। उस समय में जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन होगा उसको आप सोचेंगे, और उसका कम्प्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री या क्या कहते हैं फॉलोवेल का रिलेशनशिप देख करके आप उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि हम लोगों को सोचना चाहिए, और एक क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स का, विचारों का क्लैरिटी होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपका क्लैरिटी है तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज नेहा कक्कर जी ने आज बहुत सारे बातों को, और नेहा जी ऑर्गेनन में भी बहुत अच्छा मास्टर हैं और पढ़ाते रहती भी हैं, इनका मैसेज भी आता रहता है, हम लोग वीडियो भी देखते रहते हैं इनके रेगुलर। ये आजकल अच्छा इनका प्रेजेंटेशन आ रहा है नेहा जी। धन्यवाद, तो धन्यवाद मुझे, सर। हाँ, श्रुति जी आपका समय पूरा हो गया है, यू कैन क्लोज द सेशन एंड यू कैन प्रेजेंट ए वोट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर नेहा। हाँ डॉक्टर श्रुति, म्यूट यू कर, कैन अनम्यूट कर लीजिए मैम। यस अनम्यूट हाँ योरसेल्फ। जी, हाँ जी। श्रुति जी आप तो है ना? यस सर, बीच में मेरा नेटवर्क थोड़ा
खराब था तो मैं डिस्कनेक्टेड हो गई थी, तो उसके बाद से फिर अच्छा, तो अभी होस्ट ठीक कौन है है? सर। अच्छा, ये सर नेहा जी नेहा आप मैडम होस्ट ही हैं? होस्ट हैं। जी जी हाँ, जी। नेहा जी आगे होस्ट आप इनको धनेश जी को ट्रांसफर करिएगा, अभी नहीं, ओके सर, ठीक लेकिन है सर, श्रुति जी ठीक है। को जी भी को होस्ट कर लीजिए। हाँ, ओके। यस यस। सो मैडम आपका ये सेशन बहुत अच्छा रहा कि हम लोग को बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें से मिला कि कैसे केस टेकिंग, अगर केस नहीं भी ठीक हो रहा है तो फिर से केस टेकिंग करके और क्रोनिक डिजीज में लंबे समय तक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए, और बीच में फिर से अगर जरूरत पड़े तो री केस टेकिंग करके इंटरकरेंट मेडिसिन देके, मियाज़मेटिक मेडिसिन देके उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत अच्छा आपका ये जो सेशन था उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं धन्यवाद आपको डॉक्टर बहुत श्रुति। बहुत धन्यवाद देती हूँ, साथ साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और धन्यवाद, आपसे बहुत बहुत आग्रह धन्यवाद करती हूँ सबका। कि हाँ जी। आप ऐसे ही हमें अपना जो ज्ञान है हमसे शेयर करके हमारा ज्ञान भी बढ़ाएं। हाँ, मेरे थैंक यू से सो और मच भी ज्यादा मैडम। ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, सानी सारे हैं और बहुत सारे नहीं डॉक्टर्स श्रुति हैं। जी, अब अंत में आपको जी भी जी धन्यवाद धन्यवाद। देते हैं सेशन को बहुत अच्छा से मेंटेन करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सर, सब थैंक यू सर, सब सभी का आप ही लोग से योगदान है। हाँ सीख रहे जी। हैं। यस And सर। now you can यस सर। नेहा सो जी, अब हमारा समय समाप्त होता है। मैं ये हाँ जी। सेशन हमारे इंग्लिश इंटरनेशनल सेशन को हैंड ओवर करती हूँ।